हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं भाई? सब बढ़िया, फाइन। चलिए बेटा, आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। नाम है केमिकल बॉन्डिंग। हर साल मेंस में, एडवांस में इससे खूब सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लास्ट टर्न पे मैंने आप लोगों के कुछ क्या कहते हैं मैसेजेस पढ़े थे, कमेंट्स पढ़े थे, तो इसलिए मैंने कहा आपको थोड़ी सी एडवाइस कर दूं। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि कैसे क्या करना है, तो बेटा मैं क्लियर कर दूं। देखिए, अगर आप अपना सॉल्ट एनालिसिस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो दो चैप्टर आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। नाम है केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन। केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए इन केस अगर आप अपना सॉल्ट एनालिसिस मजबूत करना चाहते हैं। अच्छा, अगर आपका सॉल्ट एनालिसिस स्ट्रांग हो गया, ठीक है ना, तो फिर सॉल्ट एनालिसिस अगर आपका स्ट्रांग हो गया तो आपकी ब्लॉक केमिस्ट्री अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। कहने का मतलब है, अगर ब्लॉक केमिस्ट्री स्ट्रांग करना चाहते हैं तो सॉल्ट एनालिसिस को स्ट्रांग करिए, सॉल्ट एनालिसिस स्ट्रांग करना चाहते हैं तो अपने केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन को स्ट्रांग करिए। और इसीलिए कहता हूं कि कोई भी सब्जेक्ट, इवन मैं सिर्फ इनऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहा, मैं ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री सबकी बात कर रहा हूं। बेटा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गेम ऑफ सीक्वेंस है, सीक्वेंस का खेल है सारा का सारा। बात समझ में आ रही है? तो सारे चैप्टर्स क्या होते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, क्योंकि फेजांस रूल जो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लेते हैं, देखिए पीरियोडिक में हम सारी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, वो प्रॉपर्टीज धीरे धीरे हर चैप्टर में काम आती रहती है। केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, मेटलर्जी, सॉल्ट एनालिसिस, ब्लॉक केमिस्ट्री, सब में काम आती रहती है, ठीक है ना। उसी तरह से फिर जब आप केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो वो आगे सॉल्ट एनालिसिस में काम आता है। सॉल्ट एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो फिर वो ब्लॉक केमिस्ट्री को बहुत सपोर्ट करता है, हाइड्रोजनेट्स कंपाउंड करके जो चैप्टर है उसको बहुत सपोर्ट करता है, ठीक है ना। अच्छा, मेटलर्जी एक इंडिविजुअल टॉपिक है। मेटलर्जी को पढ़ने का बड़ा सीधा सा तरीका है, अगर आप लोगों ने मुझसे पढ़ा हुआ है तो आप देख सकते हैं वीडियो में। मेटलर्जी को दो पार्ट में पढ़ना चाहिए, पहले उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखना चाहिए, देन उसके बाद इंडिविजुअल मेटलर्जी के बारे में सोचना चाहिए। अदरवाइज मेटलर्जी बहुत ज्यादा रटने वाला टॉपिक हो जाता है। तो अगर आप चीज को समझना चाहते हैं बेटा, तो इसके लिए सबसे अच्छा है, दो बातों का ध्यान रखिए मेटलर्जी को पढ़ते समय। पहला, कोई भी प्रोसेस है वो किसके लिए है। दूसरा, ये ध्यान रखिए कि उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो ये सारी बातें मैंने उसमें डिटेल में बताई हुई हैं। और एक बात ध्यान रखिए कि टीचर मैजिशियन नहीं होता बेटा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। टीचर घोल करके नहीं पिला देगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। टीचर सिर्फ अपनी तरफ से ईमानदारी से समझाने की कोशिश कर सकता है, इस बात पे वो जोर दे सकता है कि भाई मैं तुम्हें रटने नहीं दूंगा, अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन बेटा समझने का जो पार्ट है वो तो आप ही को करना पड़ेगा, उसमें मैं या कोई भी टीचर कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर अभी भी आपके पास समय है तो भाई एक काम करिए, इस सीक्वेंस को फॉलो करिए। केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन पढ़िए तो सॉल्ट एनालिसिस मजबूत होगा, सॉल्ट एनालिसिस मजबूत होगा तो ब्लॉक केमिस्ट्री मजबूत हो जाएगी। अब आप बोलेंगे सर पीरियोडिक टेबल कहाँ गया? देखिए, ब्लॉक केमिस्ट्री में जो हम पढ़ते हैं आयनाइजेशन, थोड़ा बहुत एक जनरल आइडिया देते हैं ना बेटा, तो पीरियोडिक टेबल में भी तो यही सब पढ़ा जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल की सारी चीजों को ब्लॉक केमिस्ट्री में कवर कर लेते हैं। भाई मैं बाकियों का नहीं जानता, लेकिन मैं ऐसा कर लेता हूं। मैं क्या करता हूं, जब भी कोई ग्रुप चालू करता हूं तो पहले ये सारी प्रॉपर्टी शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं कि भाई देखो हमने पीरियोडिक टेबल में ये सब पढ़ा था। तो उससे क्या होता है, अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा होगा तो वो भी उस चीज को समझ लेता है। ओके, तो आप भी इस चीज को क्या करिए, फॉलो करिए और सब्जेक्ट को मजबूत करिए। ओके, चलिए आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखते जाइएगा। पहला क्वेश्चन क्या आता है बेटा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन एग्जिबिटेड इन Mn2O7, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट Mn2O7 आर। जरा ध्यान से सुनिएगा कि Mn2O7 के को लेकर के करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो देखिए भाई, ये मैग्नीज है बेटा, ठीक है ना। और अगर यहां पे ध्यान से देखें तो ये इसकी कुछ स्ट्रक्चर हो गई लाइक दिस, ठीक है। ओके, अब फाइनली अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसको ध्यान में रख करके जवाब दीजिए क्या क्या हो रहा है, तो पहला स्टेटमेंट देखिए, मैग्नीज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय ऑक्सीजन एटम। हाँ, ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है।
D3S हाइब्रिडाइजेशन इसका माना जाता है और टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है। बोलने वाले इसको sp3 भी बताते हैं कि इसको sp3 बोलो। भाई हम तो D3S ही पढ़ाते आ रहे हैं, ये बात ध्यान रखिए, और ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना। आगे, Mn ऑक्टाहेड्रली सराउंडेड बाय ऑक्सीजन एटम, गलत, टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल नहीं है। तो एक तो पहला स्टेटमेंट सही है। अच्छा, दूसरा, क्या इसमें MNO बॉन्ड है, MNO-MN बॉन्ड, हाँ MNO-MN बॉन्ड है। तीसरा, क्या इसमें MN-MN बॉन्ड है, नहीं, ठीक है ना। तो इसके दो स्टेटमेंट सही हैं, A और C, A और C सही है, यानी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, A होना चाहिए। आइए चेक कर लेते हैं, और इसका आंसर क्या है, A है। तो ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात याद दिला दूं, क्या कि भाई जब भी कोई क्वेश्चन स्लाइड पे आएगा, सामने आएगा स्क्रीन पे, मैं साइड में हो जाऊंगा, आप वीडियो को पॉज करिए, आंसर देखिए, अपने दम पे सोचिए, फिर जब आप सोच लें आंसर, तो फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुनिए और मैच करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं, और फिर मुझे मैसेज करके जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब क्लियर हो गया भाई, +7 होता है लाइक दैट, और ये इसके दो स्टेटमेंट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट, ये कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में पूछा है, ठीक है ना, किसके बारे में पूछा है, कोवेलेंट कैरेक्टर। क्या लगेगा इसमें बेटा, फेजांस रूल, ओके, फेजांस रूल लगेगा। आइए जरा देखते हैं कि करेक्ट ऑप्शंस क्या हैं, कैसे हैं। पहले में देखिए, पोटेशियम KF और KI पूछा गया है कि भाई ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में होगा। तो यार देखो, ये F है और ये I- है। अगर मैं आपसे पूछूं ज्यादा पोलराइज होने की एबिलिटी किस में है, तो आप बोलेंगे I- में पोलराइज होने की एबिलिटी ज्यादा है। तो जिसमें पोलराइज होने की एबिलिटी ज्यादा है उसमें फाई कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। तो KF और KI में KI ज्यादा कोवेलेंट होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं है। अब जब एक ऑप्शन ये सही नहीं है, तो फिर दूसरा सही हो या नहीं हो उससे हमें लेना देना नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए बी ऑप्शन को देखिए, KF और KI को देखिए। KF और KI में पोटेशियम जो है KI को ज्यादा पोलराइज करेगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ये होना चाहिए, पहला सेगमेंट तो सही है। दूसरा देखते हैं Li प्लस K में क्या होगा। तो Li प्लस और K प्लस दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं, तो फाई का ऑर्डर कैसा होगा, ऐसा होगा। कहने का मतलब है, जरा ध्यान से देखिएगा, जस्ट ए सेकेंड, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि Li प्लस जो है उसमें पोलराइज करने की जो एबिलिटी है, पोलराइज करने की जो पावर है, वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू KK। तो LiF ज्यादा कोवेलेंट होना चाहिए एज कंपेयर टू KF। तो एक तो इसका आंसर हमें मिल गया क्या, B। आइए आगे देखते हैं। तो B तो एक आंसर मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं, C ऑप्शन को देखते हैं। SnCl2 और SnCl4, बेटा ये +4 है और ये +2 है। हमने सुना है कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, बात समझ में आ रही है, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, फाई उतना ज्यादा होगा, यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो SnCl4 ज्यादा कोवेलेंट होगा एज कंपेयर टू SnCl2। तो पहला सेगमेंट तो सही है। दूसरा देखते हैं, कॉपर और Na में कौन ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है। तो आपने नोटिस किया हो तो फेजांस रूल में हम 3 तरह के कैटायन पढ़ते हैं, इनर्ट गैस कैटायन, स्यूडो इनर्ट गैस कैटायन, नॉन इनर्ट गैस कैटायन। Na प्लस जो है वो इनर्ट गैस कैटायन है, और Cu प्लस जो है वो स्यूडो इनर्ट गैस कैटायन है। तो Na प्लस इनर्ट गैस है, Cu प्लस स्यूडो इनर्ट गैस है, और स्यूडो वालों की जो पोलराइजिंग पावर होती है वो इनर्ट गैस वालों से ज्यादा होती है। तो यानी कि ये इसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे और इसमें कम होंगे। तो भैया C भी इसका आंसर हो गया, यानी कि अभी तक B हो गया और C हो गया। अब आइए जरा D पे फोकस कर लेते हैं। LIF और KF हम पहले ही देख चुके हैं कि LIF ज्यादा होगा, पहला सेगमेंट सही है। और ये दूसरा सेगमेंट हम यहां पे देख चुके हैं कि भाई Cu ज्यादा होगा, तो ये सेगमेंट गलत है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। आइए अब वापस से इस पे चलते हैं। KF और KI हम यहां पे देख चुके हैं कि KI ज्यादा कोवेलेंट होगा, ये सही है। और CuCl और NaCl में हम देख चुके हैं भाई CuCl ज्यादा होगा, ये भी हम देख चुके हैं, तो ये भी इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर B, C और E होगा,
आइए चेक कर लें, यानी कि BCE बिल्कुल सही जवाब। ये बात समझ में आ गई। तो इस तरह से फेजांस रूल लगा करके बेटा हमने क्या किया, चेक कर लिया कि जहां पोलराइजिंग पावर ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, फाई ज्यादा, जहां पोलराइज होने की एबिलिटी ज्यादा, वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। दोनों में अंतर है। कैटाइन के लिए पोलराइजिंग पावर बोला जाता है, एनाइन के लिए पोलराइज होने की एबिलिटी बोला जाता है, क्योंकि कैटाइन एनाइन को और एनाइन कैटाइन को दोनों एक दूसरे को पोलराइज कर रहे हैं, लेकिन कैटाइन में छोटा साइज होने की वजह से उसमें डिफॉर्मेशन जो वैसे कैसे होते हैं, चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, कैसे होते हैं, गोलू गोलू से होते हैं, ठीक है ना, स्फेरिकल शेप मान लो। लेकिन जब दोनों पास आते हैं तो एक दूसरे को पोलराइज करते हैं, तो दोनों का शेप क्या होता है, बिगड़ता है। लेकिन कैटायन का शेप कम बिगड़ता है, एनायन का शेप ज्यादा बिगड़ता है। क्यों? क्योंकि कैटायन के इलेक्ट्रॉन उसके पास पास होते हैं, ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, तो वो इतनी आसानी से अपनी जगह से क्या कहते हैं, शिफ्ट नहीं होते, है ना। लेकिन क्या कहते हैं, एनायन क्या होता है, बड़े साइज का होता है, उसके इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं, वो आसानी से इधर उधर डीलोकलाइज हो लेते हैं। तो कुल मिलाकर के ये बात ध्यान रखिए, कैटायन के रेस्पेक्ट में पोलराइजिंग पावर, एनायन के रेस्पेक्ट में पोलराइज होने की एबिलिटी वर्ड यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। द बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, जरा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, होपफुली आपने वीडियो पॉज करके देख लिया होगा। अब आगे बढ़ता हूं। द बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी इज हायर फॉर, किसके लिए होती है भाई? देखो, अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो F2 Cl2 Br2 और I2 हमें ये पढ़ाया जाता है, और बात भी सही है। फिर अगर बॉन्ड एनर्जी की बात करूं तो हमें यह पढ़ाया जाता है कि जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है उसको तोड़ना आसान होता है, हमें यह पढ़ाया जाता है। यस और नो? बट इसमें बहुत से कंसेप्ट बीच में आ जाते हैं। कैसे? जरा ध्यान से देखना। इस हिसाब से अगर इस कंसेप्ट को मैं ध्यान में रखूं तो जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होनी चाहिए, या यूं कहिए जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो इस हिसाब से तो F2 ज्यादा होना चाहिए। लेकिन मजे की बात, Cl2 Br2 देन F2 देन I2 होता है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये फ्लोरीन है, हाँ है। ये फ्लोरीन है, हाँ है। दोनों कैसे हैं, छोटे छोटे साइज के हैं, हाँ है। दोनों पे 3-3 लोन पेयर हैं, हाँ है। यस और नो? ये लीजिए। तो अब हो क्या रहा है, वेरी सिंपल। साइज कैसा है, छोटा। लोन पेयर रिपल्शन कैसा है, बहुत ही हाई। तो रिपल्शन बढ़ने की वजह से सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है, सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है तो उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारे सामने तुम्हारा कोई ऐसा इंसान तुम्हारे सामने आ गया जैसे तुम पसंद नहीं करते, तुम शांत बैठे थे, लेकिन उसको देखते ही तुम एग्रेसिव हो गए। तो अब तुम उससे लड़ने पे उतारू हो गए। तो अब तुम बस सोच ही रहे हो कि लड़ूं या ना लड़ूं। लेकिन उत्तर में मान लो किसी ने बोल दिया, अरे थोड़ा सा भी बोल दिया, जा इसकी तो ऐस की तैस करा, अब तुम तो बस शुरू हो गए। तो होता क्या है, जरा इस बात को समझना। जो चीज आपको पसंद नहीं है आप ऑलरेडी उसको लेकर के एग्रेसिव हो गए। अभी आप सोच ही रहे थे कि मैं इसकी ऐसी तस करूं या ना करूं, किसी ने बोल दिया कि जा इसकी ऐसी तस कर दे अच्छे से। बस आपको क्या हो गया, एक एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई और आपने जाकर के उसको तोड़ फोड़ के बराबर कर दिया, या खुद टूट फूट गए, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि सामने वाला कैसा था। तो कुल मिलाकर के भाई मेरे हुआ क्या, जरा ध्यान से समझना। आप उसको लेकर के पहले से ही एग्रेसिव थे, बस थोड़ा सा आपको किसी का सपोर्ट चाहिए था कि हाँ जा इसकी तस पर, और आप शुरू हो गए। अच्छा, एक तरफ क्या है, मान लो कोई एक कूल पर्सन है, बिल्कुल शांत स्वभाव का व्यक्ति, और उसने क्या किया, अपने सामने अपने दुश्मन को देख लिया, एनिमी को देख लिया, लेकिन अब वो क्या है, सुलझे दिमाग का इंसान है, वो बोलता है यार भाड़ में जान दे। लेकिन आप उसको चढ़ाए जा रहे हो, अबे इसने तेरे साथ बहुत बुरा किया, इसकी तो ऐस की तैस का, जा इसको पीट किया, ये वो फलाना ढिमाका।
तो अब क्या है, कूल पर्सन को क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रोवोक करना पड़ेगा कि वो उस पे जाकर के उससे लड़ाई करे, और जो पहले से ही एग्रेसिव है उसको थोड़ा सा कम प्रोवोक करना पड़ेगा, वो तुरंत जाकर के लड़ना शुरू कर देगा। तो यहां पे भी क्या हो रहा है, वही काम हो रहा है। रिपल्शन ने इनके खुद के एनर्जी लेवल को, सिस्टम के एनर्जी लेवल को बढ़ा दिया, सिस्टम के एनर्जी लेवल को बढ़ा दिया, थोड़ी सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रह गई बॉन्ड टूटने के लिए, तो इसलिए F2 का एनर्जी लेवल बहुत नीचे चला जाता है। ये बात समझ में आ गई। तो बाय द एंड समरी इज दिस, सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होनी चाहिए, Cl2 की होनी चाहिए। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक बिहेवियर की बात की जाए तो ऐसे क्वेश्चन को देख करके घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियो को पहले पॉज कर लेना, बार बार याद दिला रहा हूं, आपको अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये नहीं कि बस मेरे एक्सप्लेनेशन पे आप डिपेंड हो, नहीं, आपको क्वेश्चन अपने दम पे सॉल्व करना है। ओके, चलिए तो आइए शुरू करते हैं। आपने शायद वीडियो पॉज करके देख लिया होगा, क्वेश्चन आंसर मैच कर लेते हैं कि आपका और मेरा आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। ओके, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा सबसे पहले आयंस में तोड़ लिया जाता है। Li2O को तोड़ो, तो Li2O को तोड़ोगे तो 2Li प्लस और O2 माइनस। Na2O2 को तोड़ो, Na2O2 कैसे टूटेगा भाई मेरे, जरा ध्यान से देखना। जस्ट ए सेकेंड यार, हटाओ, यस, हाँ, 2Na प्लस और क्या बना, O2 2 माइनस, ये कैसे टूटेगा, K प्लस O2 माइनस। अब आप इनके ऊपर जरा ध्यान दें, ये सारी स्पीशीज तो क्या है, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकल गई और कैसी हैं, डाया, कैसी हैं, डाया, समझ में आया, ये कैसी हैं, डाया, ये बात समझ में आया। चलिए तो फिर अब किस पे देखना है, एनायन पे फोकस करिए। एनायन को जरा ध्यान से देखिए, एनायन की ये कंडीशन देखिए, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अकेला O होता तो उसमें दो अनपेयर्ड होते, यहां पे O2 माइनस है, कोई अनपेयर्ड नहीं है, तो ओवरऑल कैटायन एनायन दोनों में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, डायामैग्नेटिक। आगे चलिए, इस पे फोकस करिए, इसकी स्थिति देखिए कैसी है, O2 अकेला O2 पैरामैग्नेटिक होता है, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन ABMO में आ गए, अब वो भी कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया। तो ना तो कैटायन ना एनायन, किसी में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये डायामैग्नेटिक है। अब इस पे देखिए, O2 माइनस पे देखिए साहब, O2 माइनस की स्थिति क्या है, O2 माइनस की स्थिति यह है कि ये पहले से ही क्या है बेटा, O2 माइनस, O2 तो पैरामैग्नेटिक होता है, अगर दो इलेक्ट्रॉन आते तो डाया होता है, सिर्फ कितना आया, एक, यानी कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो ये कैसा हो गया, पैरा। तो बाय द एंड समरी इज दिस, शुरू की दो स्पीशीज डाया होंगी, आखिरी वाली पैरा होंगी, तो फाइनली आंसर क्या आ गया हमारा, सी आ गया, शुरू की दो डायामैग्नेटिक है, आखिरी वाली पैरा। अच्छा, ये चीज मैंने किससे देखी, ये चीज मैंने देखी MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या आना चाहिए बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिएगा, और बार बार याद नहीं दिलाऊंगा आपको, आंसर क्या कहते हैं चेक, मतलब पहले आंसर देख लेना है, ठीक है ना, अच्छे से सोच लेना है कि इसका क्या आंसर होगा, और फिर मेरे सॉल्यूशन को देखना है, क्रॉस चेक करना है। ओके, चलिए, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और आयन, हाँ, फ्रॉम द फॉलोइंग विच डू नॉट हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर, ठीक है ना, ये आपको यहां पे कुछ आयंस दे दिए हैं, और इन आयंस को देख करके आपको जवाब देना है, ठीक है ना, कि भाई इसमें कौन क्या क्या कहते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन रखता है या कौन ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं रखता है। ये बात समझ में आ रही है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, किसमें ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है, NO2 में ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर 1, हाँ होता है। OH में ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, हाँ होता है। NO2 में ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, हाँ होता है। NO2 प्लस में नहीं होता है, यानी कि इसका आंसर क्या होता है, सी होता है, दैट्स ऑल। ये बात समझ में आ गई। तो 3 में नहीं होता है, एक इन 3 में नहीं है, इसमें है। ऑड इलेक्ट्रॉन देखने का तरीका बेहद ही सिंपल है, क्या, जैसे कोई भी स्पीशीज है, सबसे सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, NO।
NO को देखिए, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल की बात हो रही है, ये बात ध्यान रखना, 7। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8। 8 और 7 15। 15 इलेक्ट्रॉन्स को जब आप पेयर्ड करना शुरू करोगे तो एक अनपेयर्ड बचेगा, बस ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज क्या होती हैं, जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो भाई NO2, OH, NO सब में ऑड इलेक्ट्रॉन है, NO2 प्लस में कोई ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या हो गया भाई, इसका C हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, OF2 मॉलिक्यूल है ना, कंसीडर द फॉलोइंग। जरा ध्यान से देखिए OF2 मॉलिक्यूल, पहले इसका डायग्राम बनाए लेते हैं। ये OF2 है, ओके, और यहां पे क्या है बेटा, 2 लोन पेयर। ओके, नाउ शुरू करें। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 1, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन इज 2। क्या ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, हाँ, एक तो इसका आंसर ए हो गया। FOF एंगल इज लेस देन 104। देखिए 104 किसका होता है, H2O का मान लेते हैं, किसका होता है, H2O का। तो क्या ये H2O से इसका एंगल ज्यादा होता है या कम होता है। तो भाई सीधी सी बात है, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर और रिपल्शन थ्योरी को लगाइए और आंसर पाइए। क्या कि भाई यहां से यहां जब आप आ रहे हैं, एक सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, अगर सराउंडिंग, जस्ट ए सेकेंड, अगर EN ऑफ सराउंडिंग एटम क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो बाय द एंड समरी इज दिस, अगर EN सराउंडिंग एटम की EN क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो थीटा में कमी आएगी। ये हम अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी पढ़ते हैं, हाँ सर, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी पढ़ते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो फ्लोरीन की EN ज्यादा है, सेंट्रल एटम तो दोनों में कॉमन है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की EN क्या है बेटा, ज्यादा है, तो दैट्स वाई क्या होगा, नो डाउट इन इट, फाइनली ये क्या होगा, बॉन्ड एंगल में कमी आएगी। तो ये 104 से क्या होगा, कम होगा, तो बी भी सही हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब पहला कौन है, हाँ पहला तो है अपना फ्लोरीन, ऑक्सीजन कौन है, सेकंड नंबर का। तो ऑक्सीजन जो होता है सबके साथ माइनस होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, O2F2 में ऑक्सीजन +1 और OF2 में ऑक्सीजन +2 होता है, ये बात ध्यान रखना। तो इस हिसाब से ये गलत है। और मैं आपको बता दूं, नॉर्मल कंडीशन में OF2 ही देखने को मिलता है, O2F2 की स्टेबिलिटी इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती। अच्छा, मॉलिक्यूल बेंड शेप होगा, बिल्कुल होगा साहब, सामने दिखाई दे रहा है बेंड शेप होगा। क्या इसकी ज्योमेट्री लीनियर होगी, गलत, बेंड शेप होगी, अभी अभी बोला, यस और नो। तो फाइनल आंसर इसका हो गया ABD हो गया। आइए चेक कर लें, ABD, ए आंसर, बिल्कुल सही जवाब। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, दोनों लिस्ट को मैच कराना है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है ना। HCF4 है, SF4 है, NH4 है, BRF3 है, अननेसेसरी परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर एक की स्ट्रक्चर बना करके देख लें। तो हर एक की स्ट्रक्चर हमने बना करके देखी, जरा ध्यान से देखिएगा, जस्ट ए सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, यहीं पे बनाए देता हूं सामने सामने, वेट, चलिए जरा ध्यान से देखना, ये HCF4 है, करेक्ट। कैसा होगा बेटा, लाइक दिस, इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। क्या बोलते हैं लाला, स्क्वायर प्लेनर, ओके। तो यानी कि 1 का क्या होना चाहिए, आई रिपीट, 1 का क्या होना चाहिए साहब, 2 होना चाहिए, ओके। तो 1 का तो क्या होना चाहिए, आई मीन ए का क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो अगर ए का 2 होना चाहिए तो भाई बी और सी तो वैसे भी दौड़ से बाहर हो गए, तो यानी कि अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, ए और डी, इन्हीं में से कोई एक सही होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, सेकंड ऑप्शन पे फोकस करते हैं, SF4। SF4 की अगर ज्योमेट्री देखें, किसकी ज्योमेट्री देखें बेटा, SF4, यहां बनाए देता हूं,
तो ये कैसा होना चाहिए बेटा, ये सल्फर है, ये चारों तरफ इस तरह से फ्लोरीन हो गया, यस आर नो, ओके, और ये लोन पेयर हो गया। सीसॉ, इसके और भी कई नाम होते हैं, सीसॉ होता है, टीटर टोटर होता है, डाइसफिनॉइडल होता है, ठीक है ना, सॉ हॉर्स होता है, 4-5 इसके 3-4 नाम इसके होते हैं। सीसॉ, सॉ हॉर्स, टीटर, TETTER, टीटर टोटर, TOTTER, टीटर टोटर, और डाइसफिनॉइडल, कई तरह के इसके नाम होते हैं, जरूरी नहीं है कि केवल सीसॉ नाम से ही आपके सामने आए, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आइए देखते हैं बी का 1 किसमें, अरे वाह, ये तो भिड़ते ही आंसर, अच्छा दोनों में है क्या, ओके ओके, अभी नहीं डिसाइड होगा, बी का 1 इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है। चलिए आइए सी पे चलते हैं, अभी सी से डिसाइड अब हो ही जाएगा फाइनली कौन किसका है। NH4+, ये NH4+ है लाला, और NH4+ टेट्राहेड्रल होता है लाइक दिस, हाँ या ना, ओके, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, टेट्राहेड्रल होता है, यानी कि सी का क्या होगा, 4 होगा, तो BRF3 क्या बचा भाई, डी का 3 बचा, तो सी का 4 किसमें है भाई, इसमें है, और डी का 3, फाइनल आंसर इसका डी होना चाहिए माय डियर, और ये लीजिए इसका फाइनल आंसर क्या है, डी है। दैट्स ऑल, आगे बढ़ते हैं साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। अब आप देखिए हाइपोफॉस्फोरिक एसिड की बात चल रही है, तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, H4P2O6 होता है, ठीक है, और इसकी स्ट्रक्चर कैसी, ऐसी, PP बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, ठीक है, OH, बेसिसिटी 4 होती है, टेट्रा बेसिक होता है, और 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर गए, एक इधर गया, एक इधर गया, ये भी +4, 2 इधर, एक इधर, इधर, ये भी +4, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए भाई, +4 होनी चाहिए, +4 है साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सी एसिड्स में बस आपको इनकी स्ट्रक्चर, ऑक्सीडेशन, बेसिसिटी, ठीक है ना, ये सब पता होना चाहिए, किसमें कितने बॉन्ड होते हैं, क्या होते हैं, ये सब लिंकेज कैसे होते हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, भाई वही घुमा फिरा करके वापस से बॉन्ड एनर्जी की बात आ गई। देखिए कार्बन फैमिली को लिया गया है, किसको लिया गया है, कार्बन फैमिली को, मान लो कि ये सारे बॉन्ड बना रहा है, जस्ट इमेजिन, मान लो ये कार्बन है और सारे बॉन्ड इसमें फाइनली बन रहे हैं, तो क्या इसमें कोई लोन पेयर बचेगा, नहीं, कार्बन में कोई लोन पेयर नहीं बचेगा, क्योंकि सारे एटम इसके सब बॉन्ड बॉन्ड बन रहे हैं, सारी कोवेलेंसी पूरी हो रही है। तो कार्बन के नीचे कौन हो गया बेटा, सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन के नीचे कौन हो गया, जर्मेनियम हो गया, जर्मेनियम के नीचे कौन हो गया, टिन हो गया। पीबी पे इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि क्या कहते हैं वहां पे क्या होता है बेटा, वो आयनिक, वो मेटालिक होता है नेचर का, तो वो इस तरह के कोवेलेंट बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करता। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, नीचे जाने पे क्या हो रहा है बेटा, साइज बढ़ता जा रहा है, बॉन्ड एनर्जी में कमी आती जा रही है। तो कार्बन की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, उससे कम सिलिकॉन, कौन सा ऑर्डर होगा, कौन सा, ये वाला ऑर्डर होगा, आंसर इज सी, ठीक है, ये लीजिए। यहां पे एसएन को ज्यादा बता दिया, गलत है, ठीक है, यहां एसएन को ज्यादा बता दिया, कार्बन कम, सिलिकॉन को ज्यादा, मतलब कुल मिलाकर के फाइनल आंसर अपना सी आ रहा है, ओके। तो कार्बन वैसे भी सबसे आगे कौन है भाई, कार्बन 2 में है, तो बी और डी तो वैसे भी निकल गए, बचता कौन है, ए और सी, तो ए और सी में अपना सी आंसर सही हो गया। तो याद करिए मैंने एक बात बोली थी पीरियोडिक टेबल पढ़ाते समय, क्या कि 2 ऑप्शन या एक ऑप्शन तो गलत होता ही होता है, तो बाकी बचे हुए ऑप्शन में से सही आंसर निकालना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है, बट उसके लिए एक कंडीशन मस्ट है, आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो ऑर्गेनिक में जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं उनमें थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो 2-1 ऑप्शन को फाइंड आउट कर लेना कि ये तो किसी कीमत पे हो ही नहीं सकते, इनको तो हटाओ, थोड़ा आसानी हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। What is the number of unpaired electron in the highest occupied molecular orbital
ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। अब जरा ध्यान से देखिएगा, N2 N2 प्लस O2 O2 प्लस इसकी बात चल रही है, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, एक है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां तक है, 14 तक, ठीक है ना। एक है मतलब यानी कि नाइट्रोजन का अलग, और एक है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ऊपर निकल गए। बात समझ में आ रही है, यानी कि अब O2 की बात आ गई। तो दोनों के डायग्राम जो होते हैं वो अलग अलग बनते हैं। नाइट्रोजन तक जो डायग्राम बनता है, ठीक है ना, यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, ठीक है, L और यहां क्या लिख रहा हूं, KK। L और KK का मतलब क्या है, देखिए 1s किस में पाया जाता है, K शेल में, इसलिए यहाँ पे KK लिख दिया। L यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि 2s कहाँ पाया जाता है, सेकंड शेल L शेल में, तो L लिख दिया। ये टाइम बचाने का एक शॉर्टकट तरीका होता है, ओके। अच्छा, इसी तरह से यहां पे देख लीजिए, यहां क्या हो रहा है, यहां पे थोड़ा सा तरीका अलग होता है, ठीक है। ये L और ये KK, ठीक है। अच्छा, इसको दिमाग में बैठाने का भी एक सिंपल तरीका है, हम इसको बोलते हैं 1 2 1 2। देखिए, एक बॉक्स, दो बॉक्स, एक बॉक्स, दो बॉक्स, तो ट्रिक बना ली हमने 1 2 1 2। तो इसकी ट्रिक क्या होती है बेटा, 1 2 2 1, करेक्ट। ये इसकी ट्रिक हो गई। अब हमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। जो भी चीज आपको फाइंड आउट करनी है, बात समझ में आ रही है, वो हमेशा हाईलाइट कर लेनी चाहिए, ठीक है। और किसमें, होमो में, किसमें, होमो में। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, वो भी किसमें, होमो में। तो आइए चलिए, चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों में ही 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो जाते हैं। के मतलब 1s और 2s मिलाकर के दोनों में ही 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो जाते हैं। अब मुझे क्या करना है, 14 इलेक्ट्रॉन भरना है सबसे पहले। तो 8 तो यहां हो गए, 9 10 11 12 13 14, यस और नो। अब N2 की बात करें तो देखिए, होमो क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आई रिपीट, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, ये। तो यहां पे क्या N2 में आपको कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, नहीं। तो N2 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 0। अब मैं अगर बात करूं N2 प्लस की, तो एक इलेक्ट्रॉन यहीं से तो जाएगा, तो एक अनपेयर्ड रह जाएगा, यस और नो। अब मैं बात करूं किसकी, O2 की, किसकी बेटा, O2 की या O2 प्लस की, करेक्ट। तो जरा ध्यान से देखिएगा, O2 और O2 प्लस की बात करने जा रहे हैं, वहां पे लिखे देते हैं, यहां पे O2 एंड O2 प्लस। 8 इलेक्ट्रॉन तो यहां आ ही गए, 9 10 11 12 13 14 15 16। अब यहां पे जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड है वो ये है, ठीक है ना, ये इसका क्या है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड है। अच्छा, मजे की बात ये, इसका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड भी है, हाँ, और सोमो भी है। सोमो मतलब देखिए, सिमेट्रिकली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये इसका होमो भी है, सोमो भी है। इसी तरह से ये इसका होमो भी है, सोमो भी है, ठीक है ना, यानी कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड भी है और सिमेट्रिकली भरा हुआ है, फुली फिल्ड है, ठीक है। चलिए, तो जरा ध्यान से सुनिएगा, O2 एंड O2 प्लस, O2 एंड O2 प्लस, ये बात समझ में आ रही है। तो भाई O2 है, O2 प्लस है, जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां पे दो अनपेयर्ड दिखाई दे रहे हैं, हाँ दिखाई दे रहे हैं, और O2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा, तो एक ही अनपेयर्ड रह जाएगा, हाँ रह जाएगा। तो जिस सीक्वेंस में है उसके हिसाब से क्या सीक्वेंस बनता है, 0 1 2 1, 0 1 2 1। तो 0 1 2 1 0 1 2 1 कहां पे, ये रहा, ए ऑप्शन होना चाहिए इसका। फाइनल इसका आंसर क्या है, ए। वेरी सिंपल, क्लियर है भाई। लेट्स सी, आगे देखते हैं भाई। द नंबर ऑफ गिवन ऑर्बिटल विच हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस, ठीक है ना। अब ये देखिए, इस वर्ड को अंडरलाइन करिए, डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो कहां है, अलोंग द एक्सिस। यानी कि डी ऑर्बिटल हो, दो टाइप के होते हैं, एक इन बिटवीन द एक्सिस और एक अलोंग द एक्सिस, हाँ या ना। और पी ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस, क्या मतलब,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो पूरी तरह से एक्सिस पर हो, अलोंग द एक्सिस, और जो एक्सिस के बीच में हो, मान लो ये एक्स है और मान लो ये वाई है और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये इन बिटवीन द एक्सिस हो गया। आई रिपीट, ये क्या हो गया? इन बिटवीन द एक्सिस। ओके, तो भाई px पूरी तरह से, py, pz ये पूरी तरह से कहां होते हैं? अलोंग द एक्सिस होते हैं। dz स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूरी तरह से अलोंग द एक्सिस होते हैं, और ये कहां होते हैं? इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं। फाइनल आंसर क्या हो गया? 5, 3, 2, 5। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जरा ध्यान से देखिएगा। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 माइनस CO NO प्लस रिस्पेक्टिवली आर। अब जरा ध्यान से देखना मेरे यार, ठीक है। O2 की बात करें, किसकी बात करें? आई रिपीट, किसकी बात करें? O2 की बात करें, O2 माइनस की। तो O2 माइनस में हमने ये देखा, ये अभी हमने डायग्राम बनाया था ये वाला। हाँ, अब इमेजिन करिए कि O2 माइनस है, क्या है? O2 माइनस, जस्ट इमेजिन। ओके, तो O2 माइनस है, तो भाई 16 इलेक्ट्रॉन तो पहले से होते हैं, 2 माइनस के और आ गए तो यहां पे चले गए। अब ABMO में कितने हैं? 4, हाँ या ना? पहले इन 4 को 4 से माइनस कर दो, बाकी क्या बचा? वो बॉन्ड ऑर्डर निकालना आपको आता ही है। तो फाइनली ABMO में कितने हैं? 4, BMO में कितने हैं? 6। तो 6 माइनस 4 डिवाइड बाय 2, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया माय डियर? 1। कितना हो गया? 1। तो बाय द एंड समरी इज दिस, जरा ध्यान से देखिएगा। O2 माइनस बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1। अच्छा, CO का हम क्या करते हैं बेटा? कॉल्सन मॉडल यूज करते हैं हालांकि, लेकिन अगर मान लो वो मॉडल हमें नहीं भी आता है तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक सिंपल तरीका भी होता है। कैसे? देखिए, N2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। CO में कितने होते हैं सर? 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए, मैग्नेटिक बिहेवियर निकालने के लिए हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड फेथ नहीं कर सकते कि हम डायरेक्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगा दें। जो नॉर्मल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, होमो मॉलिक्यूल्स, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, N2, O2, F2, C2, B2, है ना, तो जैसे इन पे लगाते हैं वैसे डायरेक्ट इन वाले मॉलिक्यूल पे लगा दें। ये होमो डाइएटॉमिक होते हैं, ये हेटेरो डाइएटॉमिक होते हैं। तो मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए हम नहीं लगा सकते डायरेक्ट MOT, है ना, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर के लिए हम यूज कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर के लिए हम यूज कर सकते हैं। कैसे? कि भाई ये देखो कितना है, N2 कितना है भाई? 14 है। CO में कितना है? 14 है। अच्छा, दोनों में 14 14 है, हाँ, तो भाई उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3 होता है। चलो इसका भी 3 बोलो, खत्म। कहने का मतलब है, देखो, मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए आप यूज नहीं कर सकते। किसके लिए यूज नहीं कर सकते? मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर जैसे मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं, B2, और इधर आपको B2 दे दिया, इधर आपको मैंने क्या दे दिया? HF। HF में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? B2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं साहब? दोनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपसे पूछें कि इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो भाई आप बोलोगे कि इनका बॉन्ड ऑर्डर 1-1 होगा। दोनों के लिए सेम आंसर आ रहा है, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 1-1 होगा। ये बात समझ में आ गई। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इनका मैग्नेटिक बिहेवियर बताइए क्या होगा, तो भाई B2 का केस क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन से नीचे है, तो ये क्या लगेगा? नाइट्रोजन वाला केस लगेगा, 1 2 1 2। तो आप इसको ऐसे समझिए कि 8 इलेक्ट्रॉन तो यहां कंज्यूम हो गए, बचे कितने? 2, 1 2, यानी कि हो गए पूरे 10। तो ये एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, यानी कि कैसा आ रहा है? पैरामैग्नेटिक। कैसा आ रहा है? पैरामैग्नेटिक। अरे हाँ या ना? तो ये कैसा हो जाएगा? पैरा। लेकिन अगर आप सोचो कि मैं HF को भी पैरा बोल दूं, गलत। HF क्या होता है? डाया। इसको हम क्या कहते हैं? इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो बना करके एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, और उससे हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये क्या आ रहा है? डायामैग्नेटिक आ रहा है। एक्चुअल में कहानी क्या है मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं, तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखिए, अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, ठीक है ना, किनका? होमोमोलिक्यूल्स और हेट्रोमोलिक्यूल्स का अगर आपको क्या निकालना है? बॉन्ड ऑर्डर,
तो आप नॉर्मल MOT का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना है तो फिर आपको VBT को फॉलो करना पड़ेगा। और VBT क्या कहती है कि भैया अनपेयर्ड है तो क्या कहते हैं, वही टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, कोई अनपेयर्ड है तो पैरा, नहीं है तो डाया। तो HF के टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगा, 10 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, डाया होना चाहिए, बात खत्म। जबकि वही 10 इलेक्ट्रॉन B2 में आ रहे हैं और वो पैरा है अकॉर्डिंग टू MOT। लेकिन VBT के अकॉर्डिंग देखेंगे तो HF में 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और वो डाया है। तो ये बात अगर किसी के समझ में आया है तो समझो वो पेपर में जाके क्वेश्चन फोड़ के आया है। क्या कि बॉन्ड ऑर्डर पूछे तो आप नॉर्मल MOT लगा सकते हो, किसके लिए, फॉर हेट्रोमॉलिक्यूल्स के लिए, फॉर हेट्रोमॉलिक्यूल्स के लिए। लेकिन अगर मैग्नेटिक बिहेवियर पूछे तो MOT लगा करके आंसर गलत मत कर देना, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको VBT ही लगाना पड़ेगा। ओके, तो बात चल रही थी हमारी O2 2- और CO की, क्लियर है। अब बात आती है NO+ की। देखिए NO+, अगर NO की बात करें तो 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन NO+ में कितने होते हैं साहब, NO+ में भी 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3। तो फाइनली आंसर आ गया 133, यानी कि बी ऑप्शन इसका होना चाहिए। तो बी ऑप्शन इसका हो गया। ये छोटी छोटी चीजें हैं भाई, इनका ध्यान रखना, इसमें गलती होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं, इसलिए कह रहा हूं। चलिए, ऑन हीटिंग LiNO3 गिव्स हाउ मेनी कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग, कितने कंपाउंड इनमें से LiNO3 देता है। देखिए जब आप LiNO3 को हीट करते हैं तो फाइनली ये Li2O प्लस NO2 प्लस क्या करता है बेटा, ऑक्सीजन देता है। ये बात समझ में आ गई। तो 3 कंपाउंड देता है, एक तो Li2O देता है, एक NO2 देता है और एक O2 देता है। तो फाइनल आंसर 3 आ गया साहब। क्या आ गया, 3। ओके, Li2O देगा और क्या देगा, O2 देगा और क्या देगा, NO2 देगा। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। ये हीटिंग इफेक्ट फिक्स होते हैं, ये बात ध्यान रखना। लिथियम नाइट्रेट के केस में ऐसा होता है, नीचे वाले जो होते हैं जैसे अदर सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, इनके ब्रेक होने का तरीका अलग होता है। ये सब चीजें मैं फेजांस रूल में पढ़ा चुका हूं, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। बोरिक एसिड इज सॉलिड, हाँ, whereas BF3 is gas at room temperature because of, देखिए बोरिक एसिड क्या है, ये देखो बोरिक एसिड, ठीक है ना। ओके, ये मैंने क्या बना दिया, बोरिक एसिड बना दिया। ओके, बोरिक एसिड में यहां पे लोन पेयर बैठे हुए हैं, हाँ सर बैठे हुए हैं। ओके, अब ये लो यहां भी बनाए देते हैं, क्लियर है। अब बोरिक एसिड क्या कर रहा है साहब, बोरिक एसिड क्या कर रहा है, ये इन सब के साथ, इन सब की हेल्प से फाइनली ये 6 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कैपेबल है। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कैपेबल है, टोटल 6 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कैपेबल है। ये बात समझ में आ रही है, हाँ, एक बोरिक एसिड। तो ये बोरिक एसिड में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि BF3 में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। तो बाय द एंड समरी इज दिस, सारा क्रेडिट किसको चला जाता है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को चला जाता है। ठीक है, चलिए। क्लोराइड ऑफ विच मेटल आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बहुत ध्यान से अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। क्लोराइड ऑफ विच मेटल आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। देखिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कौन सॉल्युबल होगा, कोवेलेंट कंपाउंड। तो अब आपको यह देखना है कि इनमें से सबसे ज्यादा कोवेलेंट नेचर कौन रखता है। तो देखिए सीधी सी बात है, जहां फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है C/R। तो भैया चार्ज जितना ज्यादा होगा फाई उतना ज्यादा होगा, फाई जितना ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो भैया यहां पे सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कौन रख करके बैठा हुआ है, देखो समझना, ये ज्यादा से ज्यादा +1 बना सकता है, ये तीनों +2 बना सकते हैं। तो पहली बात तो जिसका चार्ज ज्यादा होता है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। अब दूसरा केस लगाओ, अगर चार्ज सेम है तो देखो के तो नहीं हो सकता, के तो नहीं हो सकता क्योंकि चार्ज कम है। तो फिर कौन हो सकता है, Mg, Be और Ca। तो अब जब चार्ज सेम है तो R देखो, जिसका R जितना कम होगा
फाई उतना ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो इन तीनों का चार्ज क्या है, सेम है। तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है बीई। तो बीई के कंपाउंड जो है उनके हैलाइड्स या क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड सारे के सारे कैसे होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। और ये सबसे ज्यादा क्या होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे। तो फाइनल आंसर अगर आपसे मैं बोलूं तो इसका आंसर Be+2 यानी कि सी होना चाहिए, और वही इसका आंसर है। ओके, तो फेजांस रूल फिर आ गया, इसमें अप्लाई हो रहा है। ठीक है, चलिए, लुईस एसिडिक कैरेक्टर ऑफ बोरॉन ट्राइहैलाइड फॉलोज द ऑर्डर। देखिए, बोरॉन ट्राइहैलाइड की बात करें तो BF3 होता है, BCl3 होता है, BBr3 होता है, Bi3 होता है। देखिए, इन सभी में कहीं ना कहीं बैक बॉन्डिंग होती है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग अगर मैं बोलूं, आई रिपीट, सबसे स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग अगर मैं बोलूं, बीबी का मतलब यहां पे वो वाली बीबी से नहीं है बेटा, बीबी का मतलब है बैक बॉन्डिंग से। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग जो होती है वो BF3 में होती है, देन BCl3, देन BBr3, देन Bi3। क्यों होती है, देखिए दोनों के दोनों सेकंड पीरियड के हैं। बैक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने की दो कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन होती है कि भाई एक एटम कम से कम सेकंड पीरियड से हो, एक, और दूसरी कंडीशन होती है दूसरा एटम या तो सेकंड से हो या थर्ड से हो, क्योंकि छोटे छोटे एटम मिलके छोटे छोटे पाई बॉन्ड बनाएंगे, छोटी बॉन्ड लेंथ के पाई बॉन्ड बनाएंगे, और वो पाई बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बनेंगे। बड़े एटम मिलकर के बड़े पाई बॉन्ड बनाएंगे, बड़ी लेंथ के पाई बॉन्ड बनाएंगे, वीक पाई बॉन्ड बनेंगे, वीक हो जाएंगे। ओके ना, तो BF3, BCl3, BBr3, Bi3 ये बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ है। तो अब बाय द एंड समरी इज दिस, BF3 हो, BCl3 हो, BBr3 हो, Bi3 हो, वॉट एवर कोई भी हो, सबके सब हाइपोवेलेंट है। हाँ है। तो अगर ये सबके सब कौन है बेटा, हाइपोवेलेंट है। ओके, तो अगर ये सबके सब हाइपोवेलेंट है तो सबके सब यानी कि इलेक्ट्रॉन की इन सब पे भूखमरी छाई हुई है, कुपोषित है, यस और नो, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि ये सबके सब कौन है, लुईस एसिड है। तो अब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की भूख किसको लगी हुई है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की भूख जिसको लगी हुई है वही सबसे ज्यादा क्या होगा, क्या कहते हैं, अच्छा लुईस एसिड होगा। तो BF3 जहां पे बैक बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग हो रही है, भाई अल्टीमेटली बोरोन के पास केवल एक वेकेंट ऑर्बिटल है और वो फ्लोरीन से लोन पेयर ले रहा है, ये क्लोरीन से लोन पेयर ले रहा है, ये ब्रोमीन से लोन पेयर ले रहा है, ये आयोडीन से लोन पेयर ले रहा है। सबसे अच्छा लोन पेयर, यहां पे जो सबसे अच्छी बॉन्डिंग हो रही है, जो बल्क में सबसे अच्छे से आराम से इलेक्ट्रॉन उसको पहुंचा रहा है, जिसमें बैक बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग हो रही है, वो BF3 है। ये बोरॉन कहता है अपने साथ तो भैया कौन है, फ्लोरीन है, बढ़िया मस्त हो रहा है अपने साथ, हाँ या ना, बोले हमें कोई समस्या नहीं है, हमें इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, हमें तो बढ़िया बैक बॉन्डिंग मिल रही है। Bi3 कह रहा है मेरा तो आयोडीन जब बड़ा है, हाँ या ना, और उसके साथ भैया पाई बॉन्ड बनाना बड़ा मुश्किल है, वीक पाई बॉन्ड बन रहा है, बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं हो रही है, तो मुझे इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो जिसको इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा जरूरत है वो सबसे अच्छा लुईस एसिड होगा। तो लुईस एसिड सबसे अच्छा कौन होगा, जरा ध्यान से देखिए, ये BF3 है, ये BCl3 है, ये BBr3 है, ये Bi3 है। तो बाय द एंड समरी इज दिस, ऑर्डर ऑफ लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ इस तरह का होगा। तो जल्दी से देख लें भैया कौन सा होगा, कहां गया, कौन, ये रहा, ठीक है। अच्छा उल्टा छपा हुआ है इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। आंसर इज ए, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आंसर इज ए, Bi3 सबसे ज्यादा होगा, देन BBr3 होगा, देन BCl3 होगा, देन BF3, सबसे ज्यादा Bi3 होगा। यही हमारा फाइनल ऑर्डर आ गया। क्लियर है भाई सभी को। अच्छा ये बात ध्यान रखना, यहां पे केवल एक वेकेंट ऑर्बिटल है, इसलिए जिसमें बैक बॉन्डिंग वीक है वहां पे ही लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब यह मत निकाल लेना अपनी तरफ से क्या, कि जब जब बैक बॉन्डिंग वीक होगी तब तब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। कसम से कह रहा हूं, यह कंसेप्ट अगर दिमाग में बैठा लिया ना तो क्वेश्चन कभी आएगा और वो आपको उठा करके पटक देगा। क्यों, क्योंकि ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता। ये केवल बोरॉन हैलाइड का केस है
अच्छा, अब ये मत सोचना कि यहां पे अलग कंसेप्ट है वहां पे अलग कंसेप्ट है, नहीं, इसके पीछे बहुत सीधी सी लॉजिक है यार। यहां पे केवल एक वैकेंट ऑर्बिटल है, उसी में लोन पेयर फ्लोरीन से आना है, क्लोरीन से आना है, ब्रोमीन से आना है, आयोडीन से आना है, और उसी में कोई एक लुईस बेस है जो आकर के अपना लोन पेयर भी दे रहा है। तो भाई बोरॉन किसको पहली चॉइस देगा? मान लो कि आपके घर में एक कमरा है और उस कमरे में एक आपका रिलेटिव आना चाहता है और दूसरा कोई दूर किराएदार आना चाहता है जिसको आप जानते भी नहीं हो। अब दोनों चाहते हैं कि वो कमरा मुझे मिल जाए, आप किसको प्रेफर करोगे? अपने रिश्तेदार को प्रेफर करोगे कि हाँ भाई तू आजा, तू रह ले, ठीक है ना। अब आधे बोलेंगे नहीं, हम अपना किराए का नुकसान क्यों करेंगे, हम तो किराएदार को दे देंगे। तो आओ कंडीशन थोड़ी सी बदले देते हैं। मान लो रिश्तेदार भी क्या है, बहुत ही क्या कहते हैं डिसेंट पर्सन है, वो बोला है मैं मुफ्त में नहीं रहूंगा तुम्हारे यहां, ठीक है, रहूंगा तो पैसा दे के रहूंगा, नहीं तो नहीं रहूंगा। तो अब तो सही है, अब तो कंडीशन सही है, अब तो पैसा भी आ रहा है, नुकसान भी नहीं हो रहा है ना। हाँ, तो अब आ जाओ, अब सोचो, ठीक है ना। यहां से कौन आ रहा है? किराएदार। यहां से कौन आ रहा है? लुईस बेस, आई मीन कोई आपका, दोबारा बोलता हूं, यहां से कौन आ रहा है? रिश्तेदार। यहां से कौन आ रहा है? किराएदार। अब बोरॉन के सामने दो ऑप्शन है, दोनों ही पैसा देने को तैयार है, तो फर्स्ट चॉइस कौन सी होगी? तो फर्स्ट चॉइस क्या होगी? हाँ, फर्स्ट चॉइस होगी रिश्तेदार। अब आधे जो शैतान खोपड़ी होंगे वो क्या कहेंगे? हम उसको देंगे जो ज्यादा पैसा देगा। मान लो कि दोनों सेम पैसा देने को तैयार हैं, अब बोलो, अब ये कुछ और नया सोच के लाएंगे, खैर चलो छोड़ो। तो बाय द एंड समरी इज दिस, समझ ही गए होगे तुम लोग कि मैं क्या कह रहा हूं, कि एक तरफ से आ रहा है रिश्तेदार, दूसरी तरफ से आ रहा है किराएदार, कोई दूर का जो अपने जान पहचान का नहीं है। तो अपन फर्स्ट प्रेफरेंस अपने घर वाले को देंगे, ब्लड रिलेशन को देंगे कि हाँ भाई तू आकर के रह ले, ठीक है, और उसको अपन मना कर देंगे। तो यहां पे ये हो रहा है। लेकिन मान लो मेरे पास दो कमरे होते, जस्ट इमेजिन मेरे पास दो कमरे होते, एक में किराएदार, दूसरे में रिश्तेदार, दोनों पैसा देते, मस्त रहते। तो वही वाली बात बता रहा हूं, फिर वहां पे अगर एक से ज्यादा ऑर्बिटल है तो वहां पे ये नहीं देखा जाता कि बैक बॉन्डिंग कहां स्ट्रांग है कहां वीक है, वहां ये नहीं देखा जाता। फिर वहां पे ये देखा जाता है कि पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी किसके पास ज्यादा है, यानी कि किसका कमरा ज्यादा साफ सफाई है, हाइजीन कहां पे अच्छा है, साफ सुथरा कहां पे है, ये देखा जाता है। तो जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा वो अपना लोन पेयर उसी को दे देगा, अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसी को दे देगा जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, भले चाहे वहां पे बैक बॉन्डिंग स्ट्रांग क्यों ना हो। ये मैं आपको एग्जांपल किसका दे रहा हूं? सिलिकॉन हैलाइड्स का, SiF4। मजे की बात, बैक बॉन्डिंग भी उसी में ज्यादा होती है SiF4 में, और मजे की बात लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ भी उसी की ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक से ज्यादा वेकेंट ऑर्बिटल है, वेकेंट ऑर्बिटल D। तो वो वहां पे लोन पेयर भी ले रहा है, वो वहां पे पॉजिटिव चार्ज है, बैक बॉन्डिंग भी कर रहा है, लोन पेयर भी ले रहा है, दोनों काम वहीं पे एक साथ हो रहे हैं। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें होती हैं भाई, ये ऐसे शॉर्ट ड्यूरेशन में नहीं चलती हैं, इनके लिए पूरा ईमानदारी से पढ़ना पड़ता है। थोड़ा सा लेक्चर्स देख लो, अगर कोई, जैसे मान लो, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लेक्चर उठा करके देख लो, मुझे भी पता है इतना टाइम आपके पास नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे मान लो पढ़ते पढ़ते आपको लगा कि हाँ यार इस क्वेश्चन में ये चीज हमें पता नहीं है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए, तो भाई समझदारी ये कहती है, कहते हैं ना स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट स्टडी ये कहती है कि मुझे पूरा नहीं पढ़ना है, मुझे क्या करना है, उस पर्टिकुलर टॉपिक को उठाना है, खोलना है, पढ़ना है, बस बात खत्म। इस तरह से आप काम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब एमंग द फॉलोइंग क्या पूछा है? द नंबर ऑफ स्पीशीज हैविंग लीनियर शेप। भाई हाइब्रिडाइजेशन लगाओ, आंसर पाओ, कहां फालतू में दिमाग लगाएं इसमें। XCF2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना, जस्ट ए सेकेंड, ये XCF2 होता है बेटा, चलो बनाए देते हैं यार, नहीं तो कुछ पे करने लगेंगे, अरे शॉर्टकट मार दिया। ये देखो लीनियर है, ठीक है, यहां पे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, लीनियर होगा। I3 प्लस कैसा होता है बेटा? लाइक दिस, ओके, ये कैसा होता है? बेंड शेप, कैसा होता है? बेंड शेप, I3 प्लस, ठीक है ना। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो ये नहीं होगा, हमें तो क्या चाहिए? लीनियर चाहिए ना, ये तो बेंट है, तो ये नहीं होगा। ओके, हमेशा ध्यान रखा करो, ऐसे अंडरलाइन कर लिया करो,
बॉक्स बना लिया करो ताकि पता रहे क्वेश्चन में पूछा क्या है। अक्सर पूछते कुछ है, जवाब कुछ दे आते हैं, होता है ना कई बार ऐसा, करेक्ट पूछा था इनकरेक्ट जवाब दिया है, इनकरेक्ट पूछा था करेक्ट जवाब दिया है, बाद में पेपर में घर आकर के सोचा ओ ये तो आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया। ऐसी मिस्टेक्स होती हैं, ये सब जल्दबाजी से होती हैं, है ना। तो ये XCF2 हो गया एक तो, और I3 प्लस नहीं होगा। C3O2 की स्ट्रक्चर देख लो भाई, ये O है, ये डबल बॉन्ड है, ये C, ठीक है ना, ये डबल बॉन्ड हो, ये सब sp है ना। कार्बन sp हाइब्रिडाइज होते हैं, ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। कैसे? दो लोन पेयर होते हैं ना, एक बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर, तो ये sp2 होते हैं, है ना। और बीच में जो कार्बन होते हैं वो सारे के सारे sp होते हैं। क्लियर है? तो ये भी क्या हो गया बेटा? लीनियर हो गया। क्या हो गया? लीनियर हो गया। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। I3 माइनस भी बेटा लीनियर होता है ना, लाइक दिस। ठीक है बच्चे? ओके। CO2 तो खैर छोटू बोले तो CO2 लीनियर होता है, सबको पता है ना। चलिए SO2 जो है वो कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक है ना। BCl2 कैसा होता है? लीनियर होता है। कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5, 5 आंसर होना चाहिए। आओ चेक कर लेते हैं, 5 आंसर है। ये देखो 5 आंसर हो गया। तो लीनियर पूछा है भाई, इतना सा ध्यान रखें, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, द सॉरी करेक्ट एनर्जी ऑर्डर क्या है? करेक्ट एनर्जी ऑर्डर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। हाइब्रिड ऑर्बिटल में किसका एनर्जी लेवल ज्यादा होता है? देखो भाई सीधी सी बात है, अगर मैं ये s ऑर्बिटल लूं, p ऑर्बिटल लूं, d ऑर्बिटल लूं, f ऑर्बिटल लूं, है ना, और n की वैल्यू को क्या रखूं? सेम रखूं। n की वैल्यू को क्या रखूं? सेम। 4s 4p 4d 4f, ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल कैसा होगा? ऐसा। यस आर नो? हाँ सर ऐसा होगा। तो भाई एक बात बताओ, सब्जी में नमक ज्यादा डालते हो तो मीठा स्वाद आता है क्या? या सब्जी में मीठा ज्यादा डाल देते हो, मान लो शक्कर मिला दी, तो क्या नमकीन स्वाद आएगा क्या? नहीं। ऑब्वियसली यार सब्जी में नमक ज्यादा डल गया तो नमकीन स्वाद आएगा, किसी चीज में मीठा ज्यादा पड़ गया तो वहां मीठा स्वाद ज्यादा आएगा, हाँ या ना। तो वैसे ही बात आती है क्या, कि मान लो कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ है। इमेजिन करो कि यह हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जस्ट इमेजिन, है ना। अब आप एक बात बताओ, इसमें S और P दोनों ने मिलकर के इसका फॉर्मेशन किया है। इमेजिन करो दोनों ने मिलकर के इसका क्या किया है बेटा? फॉर्मेशन किया है। S और P ने मिलकर के इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किया है। अब इमेजिन करो कि S का परसेंटेज यहां पे कितना है? 25, और P का परसेंटेज क्या है? 75। जस्ट इमेजिन। तो इसका मतलब S का इन्वॉल्वमेंट कम है, P का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। हाँ ज्यादा है। तो जैसे जैसे P का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है तो बनने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल में P कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, यही कहना चाह रहे हो ना। तो P कैरेक्टर बढ़ने का मतलब है, P का मान लो बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं P के, उनमें से एक कैरेक्टर एनर्जी भी है, हाँ है। तो अगर P कैरेक्टर बढ़ रहा है यानी कि P का कैरेक्टर बढ़ रहा है। अगर P का परसेंटेज बढ़ रहा है मतलब P का कैरेक्टर बढ़ रहा है। P का कैरेक्टर बढ़ रहा है मतलब एनर्जी लेवल बढ़ रहा है। वेरी सिंपल। यस आर नो? तो मान लो कि ये एक अपना कौन है? sp, ये एक अपना कौन है? sp2, हाँ या ना। ये एक अपना कौन है? sp3, यस आर नो? क्लियर है भाई सभी को? क्लियर है सभी को? तो बाय द एंड समरी इज दिस, यहां पे हम जैसे जैसे इधर जाते जा रहे हैं परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। यानी कि बनने वाले ऑर्बिटल में एनर्जी लेवल बढ़ता जा रहा है, बस बात खत्म। तो sp sp2 sp3 p कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है यानी कि उसका एनर्जी लेवल बढ़ता जा रहा है। तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल क्या होगा? ये होगा। आंसर इज ए। वेरी सिंपल। जिसका कैरेक्टर बढ़ रहा है वैसे ही कैरेक्टर ऑर्बिटल में आते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइपोवेलेंट स्पीशीज? देखिए हाइपोवेलेंट स्पीशीज क्या होता है? जब नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन क्या हो, लेस देन 8 हो इन वैलेंस शेल। जब वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, 8 से कम हो। व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन 8 इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, 8 से कम हो। तो ICL साहब ऑक्टेट पूरा हो रहा है, ये हाइपोवैलेंट नहीं होगा। ये तो साहब और भी आगे निकल गए, SO2 तो ठीक है ना। क्या कर रहे हैं, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं। कैसे, ये देखो भाई, SO2 की स्ट्रक्चर जो होती है वो ये होती है, ठीक है ना। तो 4 4 8 और 2 10, हाँ या ना। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और NO2 प्लस अपना बैलेंस होके चल रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट है। NH2 प्लस की बात करें, किसकी बात करें, NH2 प्लस की। तो NH2 प्लस की बात करें साहब, 2, ये 4 और ये 6, यानी कि वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं, नाइट्रोजन के पास 8 से कम आ रहे हैं। आंसर इज डेली डी। ओके, चलिए अब बात आती है, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ को हमें देखना है, ठीक है ना, कि भाई क्या ऑर्डर होगा, कैसे होगा। तो आइए जरा देखे लेते हैं ध्यान से। ये है पी पाई पी पाई पी पाई डी पाई। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या देखा जाता है, दो बातें देखी जाती हैं। N1 प्लस N2 का सम देखा जाता है। कैसा देखा, क्या देखा जाता है, सम ऑफ N1 प्लस N2। N1 प्लस N2 क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ये जो वैल्यूज दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये देखा जाता है कि ये कैसा है, ये कैसा है, सेम है या डिफरेंट है। मान लीजिए कि अगर सेम है, मान लीजिए कि अगर सेम है, ये बात समझ में आ रही है। हाँ, तो सेम में क्या होगा, मान लो ये पी पाई और ये पी पाई डी पाई है, तो ओवरलैपिंग की जो स्ट्रेंथ होगी वो पी पाई डी पाई वाले की ज्यादा होगी अगर N1 प्लस N2 का सम सेम है। और अगर ये डिफरेंट है, अगर ये N1 प्लस N2 का सम डिफरेंट है, तो वहां पे क्या कंडीशन होगी, वहां पे ध्यान से सुन लीजिए कि N1 प्लस N2 का सम जितना कम एनर्जी लेवल उतना कम स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा। ये बात समझ में आ गई, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा। क्लियर है भाई सभी को। तो बाय द एंड समरी इज दिस, ये बात को समझने की अच्छे से कोशिश करिए कि सम ऑफ N1 प्लस N2 देखा जाता है, सेम है तो फिर पी पाई वीक, उससे स्ट्रॉन्ग पी पाई डी पाई, उससे भी स्ट्रॉन्ग डी पाई। लेकिन अगर डिफरेंट है तो फिर देखा जाता है कि भैया जिसके लिए N1 N2 का सम कम है उसका एनर्जी लेवल कम है और इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो इस हिसाब से देखिए यहां पे क्या है 3 3 यानी कि 6, यहां पे क्या है 2 3 यानी कि 5। तो जिसमें N1 प्लस N2 का सम कम वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो ये ऑर्डर सही है। उसने क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। पहली बात तो क्या पूछा है, इनकरेक्ट, तो हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना है। तो ये ऑर्डर तो सही है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। ये 6 है, ये भी 6 है। अब आइए देखें किसको ज्यादा बताया, पी पाई और पी पाई। ये देखिए डी पाई को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बताया, बिल्कुल सही जवाब है, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसलिए दोनों इसके आंसर नहीं होंगे। आइए, ये भी 6 है और ये 5 है। अब यहां भी 5 वाले को स्ट्रॉन्ग बताया है, ये भी सही है। ये 6 है और ये भी 6 है। लेकिन अब आप देखिए पी पाई वाले को ज्यादा बताया है, पी पाई डी पाई वाले को कम बताया है, तो ये गलत है। तो फाइनल आंसर इसका क्या है, डी है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं ओवरलैपिंग को। ये आपके बैक बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, एक तरह से बैक बॉन्डिंग में पूछ लिया जाता है, बताइए किस मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग है। तो पहले ये देखो कि उसमें बैक बॉन्डिंग कौन सी है, और फिर ये कंसेप्ट लगा के आंसर दे दो कि भैया ये बैक बॉन्डिंग यहां पे ज्यादा स्ट्रांग है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओवरलैपिंग में भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। आई रिपीट, ओवरलैपिंग में भी क्या किया जाता है बेटा,
डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि भाई बताओ कौन ज्यादा स्ट्रांग है, क्या है, लाइक दैट। ओके, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पोलैरिटी ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। देखिए मॉलिक्यूल बना लीजिए, आंसर आपके सामने खुद आ जाएगा। HCF4 है, कैसा होता है, ऐसा, कैसा, ऐसा, यस आर नो? ओके, HCF4 कैसा होता है भैया, ऐसा होता है। अब ये नॉन पोलर ही तो होगा, क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे का लोन पेयर डाइपोल मोमेंट बैलेंस कर लेंगे, बॉन्ड पेयर मोमेंट एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, तो ये कैसा होगा, नॉन क्या कहते हैं, नॉन पोलर होगा। ठीक है ना, नॉन पोलर होगा। चलिए तो पहला वाला कैसा होगा भाई, नॉन पोलर। ओके, आगे देखते हैं HCF2 को। देखिए HCF2 की स्ट्रक्चर कैसी है, जरा ध्यान से देखिए। लोन पेयर से बैलेंस हो गए, हाँ या ना? अब कुछ बच्चे इसमें दिमाग लगाएंगे जो बहुत ही बुद्धिजीवी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो क्या करते हैं, बोलते हैं अरे दो लोन पेयर उधर है, एक इधर है। नहीं मेरे भाई, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप वाला स्ट्रक्चर है, sp3d वाला। यहां पे दो लोन पेयर एक तरफ और एक तरफ नहीं है, ये सब आपस में 120 डिग्री पे है। कितने पे हैं, 120 डिग्री पे है। जब 120 डिग्री पे है, सब एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर के ये भी कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। HCF5 माइनस को ले लीजिए, HCF5 माइनस, ये भी कैसा होगा, नॉन पोलर होएगा। कैसा होएगा भैया, नॉन पोलर होगा। ठीक है ना, यहां सब तरफ कौन हो गए, फ्लोरीन हो गए, तो ये भी अपना कैसा हो गया, नॉन पोलर। अब बात आती है XCO3 की, किसकी आती है, XCO3 की। ठीक है, तो ये फाइनली पिरामिडल शेप होगा, कैसा होगा, पिरामिडल शेप, और ये कैसा होगा, पोलर। तो बाय द एंड समरी इज दिस, आंसर बी होना चाहिए, और ये लीजिए इसका आंसर क्या है, बी। तो इस तरह से आप पोलैरिटी, नॉन पोलैरिटी, इन सबको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज 3C4E बॉन्डिंग। देखिए ब्रिज बॉन्ड होते हैं, क्या होते हैं, ब्रिज बॉन्ड। हाँ, ब्रिज बॉन्ड को देखने के दो तरीके होते हैं, ठीक है ना, कि भाई कौन कौन से हो सकते हैं। एक हो सकता है 3C2E, एक हो सकता है 3C4E। 3C2E 3C4E कौन सा होगा, कैसा होगा, एक बहुत शानदार कंसेप्ट दे रहा हूं, कभी भी गलती नहीं होगी, आप देखते ही पहचान जाएंगे। हाँ, यहां पे क्या होगा, सराउंडिंग एटम के पास, सराउंडिंग एटम हैज नो लोन पेयर। सराउंडिंग एटम के पास कोई लोन पेयर ना हो तो 3C2E, और यहां पे क्या होगा, सराउंडिंग एटम हैज लोन पेयर। जब सराउंडिंग एटम के पास क्या होगा, लोन पेयर होगा, तो 3C4E। अब आप देखिए जितने भी सराउंडिंग एटम दिखाई दे रहे हैं, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, सब में लोन पेयर है, हाँ है, तो 3C4E बॉन्डिंग होगी। आंसर ऑल आर करेक्ट, खत्म बात। मतलब पहचानने का बहुत सिंपल तरीका। अभी कल को मैं आपसे बोल दूं कि भाई B2S6 बताओ, तो क्या हाइड्रोजन के पास, आई रिपीट, क्या हाइड्रोजन के पास देने को लोन पेयर है, नहीं है, तो क्या होगा, 3C2E, वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये पहचानने के तरीके होते हैं। सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर नहीं है, 3C2E है, 4E। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, साइक्लिक सिलिकेट एनायन is represented as this the value of n is। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में बच्चा अक्सर फंस जाता है। आईआईटी में भी एक बार ऐसा और भी पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी आते रहेंगे, ये भी आ चुका है। ठीक है ना, क्या होता है, n की वैल्यू कैसे निकालूं, n की वैल्यू कैसे निकालूं, बहुत ही सिंपल है। कभी आपने सोचा SO4 पे 2 माइनस क्यों होता है, कभी आपने सोचा BO3 पे 3 माइनस क्यों होता है, कभी आपने सोचा NO3 पे माइनस क्यों होता है, कभी आपने सोचा SiO4 पे -4 क्यों होता है, नहीं सोचा तो आइए हम सोचवाए देते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, अच्छे से देखिएगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि SO4 है, तो देखो यार ये तो अंडरस्टूड है कि कोई एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, कोई एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो अगर SO4 है
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में कंडीशन ये होगी, हाँ होगी। तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको तो मैक्सिमम प्लस तक ले जाओ, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको मैक्सिमम नेगेटिव तक ले जाओ, ठीक है ना। तो सल्फर को हम कहां तक ले गए, सल्फर को हम कहां तक ले गए, +6 तक ले गए, और ऑक्सीजन को हम कहां तक ले गए, -2 तक ले गए। अरे हाँ या ना, ठीक है ना। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसको तो कहां ले जाओ, मैक्सिमम पॉजिटिव पर ले जाओ, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको कहां ले जाओ, मैक्सिमम जहां तक नेगेटिव तक जा सकता है वहां तक ले जाओ। तो बाय द एंड समरी इज दिस, सल्फर क्या हो गया +6, ऑक्सीजन क्या हो गया -2। अब सल्फर +6 से ऑक्सीजन -2 है, ऑक्सीजन कितने 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये +6 हो गया, ये -8 हो गया, आंसर हमारा -2 हो गया। इसलिए सल्फेट पे -2 चार्ज आता है, इसलिए सल्फेट पर -2 चार्ज आता है। अब ये कंडीशन जो मैंने यहां पे लगाई है, बाकी पे भी लगा के देख लेना, और इस पे भी लगा के देखो, Si3O9 करेक्ट। अब माइनस चार्ज यहां पे कितना है, आइए देखते हैं। सिलिकॉन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कहां तक जाएगा, +4 तक। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कहां तक जाएगा, -2 तक। 4 को कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, -2 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 9 से, ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 18, फाइनल आंसर कितना हो गया -6। n की वैल्यू क्या होगी यहां पर, -6। ये आंसर हमारा आ गया। इससे सिंपल मेथड तो मैं क्या बताऊं, बहुत ही सिंपल मेथड है, ठीक है ना। तो फाइनल आंसर इसका क्या होना चाहिए भाई, सी होना चाहिए, और वही है फाइनल आंसर इसका, क्या है भाई, सी होना चाहिए, और फाइनल आंसर यही है इसका। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं साहब। ओह बधाई हो, फिनिश। चलिए तो नेक्स्ट टर्न पे मुलाकात होगी बेटा नए चैप्टर के साथ, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपने काफी इन क्वेश्चंस को एंजॉय किया होगा, बढ़िया से फोड़ा होगा इन क्वेश्चंस को। और एक काम करना, सिलिकेट्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्या, यूनिट्स को याद रखने की। तो यूनिट्स को याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, आप एक बार लेक्चर्स को देख लीजिएगा। यूनिट मैपिंग मैंने सिखाई हुई है, जो लास्ट ईयर मैंने मंजिल बैच लिया था उसमें भी मैंने यूनिट मैपिंग सिलिकेट की सिखाई हुई है, एक बार उनको अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मतलब आपको सिलिकेट्स की कोई भी यूनिट याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, बढ़िया से पढ़ते रहिए, फोड़ के आइए, बाय बाय।